YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 6 और अध्याय का नाम है उत्तक। सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जैसे अमीबा। अमीबा में गति करना, भोजन लेने की क्रिया, गैस विनिमय और उत्सर्जन एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। इनमें विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। जैसे मनुष्य में पेशीय कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे गति होती है। तंत्रिक कोशिकाएं संदेशों की वाहक हैं। रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इस प्रकार बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। इससे आगे है प्रश्न, उत्तक किसे कहते हैं? समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, या कोशिकाओं के विशेष समूह को जिसकी संरचना, कार्य तथा उत्पत्ति समान हो, उत्तक कहते हैं। उत्तक के उदाहरण हैं रक्त, फ्लोएम या पेशी उत्तक। इसमें आगे कोशिका है। कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र और फिर जो है शरीर बनता है। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? तो इसमें पहला पॉइंट है, पौधे स्थिर होते हैं जबकि जंतु गतिमान होते हैं। पौधों को सीधा खड़ा रखने के लिए बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ये उत्तक प्राय मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जंतु इधर उधर विचरण करते हैं। जंतुओं में अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। पौधों में वृद्धि सीमित भाग में होती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि सभी भागों में होती है। पौधों में वृद्धि जीवन भर होती रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है। पौधों में विशिष्ट अंग अनुपस्थित होते हैं, परंतु जंतुओं में विशिष्ट अंग उपस्थित होते हैं। पादप उत्तक। इससे आगे क्या है? पादप उत्तक। पादप उत्तक में है, सबसे पहले है विभोज्योत्तक। ये पौधे के वृद्धि करने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे जड़ व तने के शीर्ष भागों में। जो विभोज्योत्तक हैं, जड़ या तने के शीर्ष भागों में पाए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक ये छोटा सा क्रियाकलाप है। यहाँ पर एक इसमें ग्लास के या कांच के दो जार लिए हैं। इनके अंदर क्या जल है और दो प्याज जिन पर हमने इनके ऊपर रखा हुआ है। इसमें ये मूल हैं। पहले हम इनको की लंबाई माप लेते हैं, फिर क्या है 3 या 4 दिन के ऊपर बाद जो है इसको पानी में रखा रहने देते हैं। 3-4 दिन के बाद दोबारा लंबाई में मापते हैं। फिर आगे हम एक प्याज में से एक मूल के 1 इंच भाग को काट देते हैं, 1 सेंटीमीटर भाग को काट देते हैं। इंच तो लंबा हो जाएगा। तो फिर दोबारा 2-3 दिन के लिए रखा रहने देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो है वृद्धि कम होती है। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि जो पौधे हैं, जो विभोज्योतक है, ये जड़ व तने या शाखाएं जो होती हैं उनके शीर्ष भागों में वृद्धि होती है। इससे आगे है विभोज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, कैम्बियम, पार्श्वीय तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है शीर्षस्थ विभोज्योतक। ये पौधे की जड़ों व तनों के वृद्धि वाले शीर्ष भागों में स्थित होते हैं। ये पौधों की लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है और इसमें ये शीर्षस्थ विभोज्योतक है। क्या कहेंगे उनको? शीर्षस्थ विभोज्योतक। इसके बाद में पार्श्व विभोज्योतक, ये तने व जड़ की वृद्धि में स्थित होते हैं और उनकी मोटाई में वृद्धि करते हैं। ये है हमारे पास में पार्श्व विभोज्योतक, यहाँ दिखाया गया है।
ये क्या करते हैं, मोटाई कर में के लिए सहायक होते हैं, तने के और जड़ के लिए। फिर आगे इसमें यहाँ पर इससे आगे अंतर्विष्ट विभोज्योतक, ये पौधों में पर्वसंधियों के पास पाया जाता है तथा उनकी वृद्धि करता है। जो अंतर्विष्ट विभोज्योतक है यहाँ पाया जाता है, जो पौधे हैं उनकी जो पर्वसंधियाँ हैं जहाँ से उनकी शाखाएं निकलती हैं वहाँ पाया जाता है। इससे आगे है विभोज्योतक की विशेषताएं। विभोज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं, उनके पास रसधानी नहीं होती। इससे आगे है स्थायी उत्तक। विभोज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं लगातार विभाजित होने के बाद विभाजन की शक्ति को खो देती हैं तथा ये स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। इसमें यहाँ पर जो है, इसमें एक ये चित्र हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिया गया है। इसके अंदर भी क्या है, तने का सेक्शन काट दिखाया गया है यहाँ पर, और इसमें उस सेक्शन काट के विभिन्न भाग जो है दिखाए गए। यहाँ पर तने का सेक्शन या काट और ये जो है उसके विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। इसमें ये उत्तक भी दिखाए गए हैं, एपिडर्मिस उत्तक, और इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, कैम्बियम है आदि। तो इसमें स्थायी उत्तक में क्या है, अभी विभोज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं लगातार विभाजित होने के बाद विभाजन की शक्ति को खो देती हैं तथा ये स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। जो कोशिकाएं हैं, जो विभोज्योतक की कोशिकाएं, वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और उसके बाद में क्या है, उनकी विभाजन क्षमता जो है खत्म हो जाती है, तो फिर वे स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। एक सरल कोशिका के द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। इसमें स्थायी उत्तक जो है दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है सरल स्थायी उत्तक, दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। जो सरल स्थायी उत्तक क्या है, जो एपिडर्मिस है उसके नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, उसको कहते हैं सरल स्थायी उत्तक। इसमें सबसे पहले पैरेन्काइमा, यह सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित तथा बंधन मुक्त होती हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं के मध्य में काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये उत्तक प्राय भोजन का भंडारण करते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर पैरेन्काइमा का ये चित्र है यहाँ पर, और इसके बीच में जो है रिक्त स्थान जो है, ये काफ़ी जो है रिक्त स्थान होता है, ये दिखाया गया है इसमें, जो पैरेन्काइमा के बीच में। फिर आगे इसमें है क्लोरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के कारण इन्हें क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। जिसमें क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण क्या है, इनको जो है क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। इससे आगे है एरेन्काइमा। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी भूमिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतराती या तैरती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहा जाता है। तो इसमें है कालेन्काइमा। यह उत्तक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं तथा इन कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। कार्य पौधे के विभिन्न भागों में लचीलापन आता है, पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सकलेरेन्काइमा इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं। यह उत्तक तने में, पत्तों की सिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। यह उत्तक पौधे को कठोर व मजबूत बनाता है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र जो है दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये पैरेन्काइमा का चित्र है यहाँ पर सबसे पहले, फिर ये क्या सकलेरेन्काइमा है यहाँ पर, और फिर आगे जो है
स्क्लेरन काइमा की अनुप्रस्थ काट जो है दिखाई गई है यहाँ पर, जो यहाँ पर है स्क्लेरन काइमा अनुप्रस्थ सेक्शन है यहाँ पर, और ये क्या है अनुदैर्ध्य सेक्शन है इसमें यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर इसके बाद में क्या है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यह कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। पौधे की पूरी सतह इससे ढकी होती है। एपिडर्मिल कोशिका बाह्य स्तर पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। तो एपिडर्मिस के क्या कार्य हैं यहाँ पर, यह पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है, वाष्पोत्सर्जन को रोकती है जिससे पौधा झुलसने से बच जाता है। पत्तियों में स्टोमेटा गैसों के आदान प्रदान में वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है। इससे आ गया स्टोमेटा। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। इससे आगे है रक्षी कोशिकाएं। स्टोमेटा में दो वृक्क आकार की कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, इन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर ये एपिडर्मिस कोशिकाएं जो है दिखाई गई यहाँ पर, एपिडर्मिस कोशिकाएं। तो यहाँ पर ये क्या है, रक्षी कोशिकाएं हैं। यहाँ पर ये एपिडर्मिस कोशिका है और यहाँ पर ये स्टोमेटा है और ये क्या है, रक्षी कोशिका है। द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं पार्श्व दृश्य से और क्या है, पृष्ठ दृश्य जो है दिखाया गया है इनका। तो इसमें आगे है रक्षी कोशिकाएं। स्टोमेटा दो वृक्क आकार की कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है, इन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। जड़ों की एपिडर्मिल कोशिकाएं, ये पानी को सोखने का काम करती हैं और जड़ों में बाल जैसे प्रवर्ध जड़ों की विशेषता सतह को बढ़ा देते हैं, अवशोषक सतह को बढ़ा देते हैं। जड़ों में बाल जैसे प्रवर्ध जड़ों की अवशोषक सतह को बढ़ा देते हैं जिससे पानी को सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। इसके बाद में आगे मृस्थलीय पौधों के बारे में पढ़ते हैं। मृस्थलीय पौधे के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ क्यूटीन का लेप होता है, यह वाष्पीकरण को रोकता है। तो ये रक्षी कोशिकाएं यहाँ पर। छाल कोशिकाएं, इसके आज जो उसके बारे में पढ़ेंगे हम, कारक के बारे में। ये क्या है, जो पौधा है इसके बाहर जो है तने के चारों तरफ जो है ये कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं जो है बाहर से जो है पौधे की तने की जो है रक्षा करती हैं। तो यहाँ पर ये क्या छाल कोशिकाएं हैं, ये फटी हुई एपिडर्मिस है, यहाँ पर दिखाया गया इसको। वो इस तरह से कारक, वृक्ष की आयु बढ़ने से उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में जो परिवर्तन आता है। वृक्ष की आयु बढ़ने से उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में परिवर्तन आता है। इसमें यहाँ पर मैं शब्द लगा लेंगे। कारक नामक कोशिकाओं की बाहरी परत बनती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। भित्ति पर सुब्रिम नामक पदार्थ होता है। जो पौधा है उसकी जो दीवार है, उसकी जो बाह्य छाल है, दीवार नहीं कहेंगे हम इसको, जो पौधा है वो जो उसकी बाह्य छाल है उस पर क्या होता है, सुब्रिम नामक पदार्थ आता है और यह इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। इससे आगे है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक, तो जटिल स्थायी ऊतक में क्या है, यह दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं। जो जटिल स्थायी ऊतक है उसमें क्या है, दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी जो है एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह काम करते हैं। ये क्या दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम दूसरा है फ्लोएम। ये दोनों मिलकर समन ऊतक बनाते हैं। जो जाइलम और फ्लोएम है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, समन ऊतक बनाते हैं। समन ऊतक यह जटिल पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाता है और जाइलम जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसमें एक क्या है, ट्रेकीट, वाहिनिका, नंबर 2 वाहिका, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा, नंबर 4 क्या है, जाइलम फाइबर। ट्रेकीट
एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। तो इसमें यहाँ पर जो ये चित्र है यहाँ पर दिखाया गया है, इसके अंदर क्या है, जाइलम उत्तकों के प्रकार। इसमें जो जाइलम उत्तक है उसमें इसकी सभी प्रकार हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं, उनके जो चित्र यहाँ दिखाए गए हैं। ये सबसे पहले ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम, पेरेन्काइमा और फ्लोएम सेक्शन। इस तरह से ये इसके जो भाग दिखाए गए हैं, साथी कोशिका है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, चालनी नलिका है और चालनी प्लेट, इस तरह से। तो यहाँ पर ये चित्र है, हम इसको समझ सकते हैं और अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। ये क्या है, जटिल उत्तकों के प्रकार। इसमें जो जटिल उत्तक हैं उनके जो प्रकार दिखाए गए हैं, और यहाँ पर जो है जाइलम उत्तक है उसके जो है 4 प्रकार जो है दिखाए गए हैं। इससे आगे है ट्रेकिड एवं वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इसमें कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं। इनकी संरचना नलिकाकार होती है, जिसके द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पेरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का काम करता है। फ्लोएम ये 5 प्रकार की अवयवों, चालनी नलिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम रेशों से मिलकर बने होते हैं। जो चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। इससे आगे है जंतु उत्तक, पेशीय कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का फैलना और सिकुड़ना अंगों को गति प्रदान करता है। तो इसमें यहाँ पर ये पेशीय रेशे दिखाए गए हैं चित्र में, और यहाँ पर पेशीय रेशे जो है पेशीय कोशिका में पाए जाते हैं, और इनके फैलने और सिकुड़ने से जो अंग है उनमें गति होती है। अब अगला है, इससे आगे रक्त के कार्य। यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। जंतु उत्तक के प्रकार। एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक तथा तंत्रिका उत्तक जंतु उत्तक के प्रकार हैं। रक्त संयोजी उत्तक का एक प्रकार है तथा पेशीय उत्तक का, रक्त जो है संयोजी उत्तक का और पेशीय उत्तक का एक प्रकार है। एपिथेलियम उत्तक, इसमें यहाँ पर ये जंतु के शरीर को ढकते हैं तथा बाहर से रक्षा प्रदान करते हैं। ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और कोशिकाओं को ढकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं आपस में मिलकर परतों का निर्माण करती हैं। शरीर में बाहर से आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती हैं। जो बाहर से पदार्थ आते हैं उनको भी नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार बाहरी वातावरण को शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नलिकास्त्र, फेफड़ों की कूप या वृक्क नलिका आदि एपिथेलियम उत्तक से बने होते हैं। तो इसमें अगला है एपिथेलियम की संरचनाएं। सबसे पहले सल्की एपिथेलियम। कोशिकाओं में रक्त नलिका, अस्तर या कूपिका, जहाँ पदार्थ का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम में उत्तम कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल सल्की एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुंह का स्तर इनसे ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा भी इन्हीं से बनी होती है। तो यहाँ पर इसमें चित्र में सल्की एपिथेलियम उत्तक जो है दिखाया गया है। इससे आगे है स्तरित सल्की एपिथेलियम उत्तक। त्वचा की एपिथेलियम कोशिकाएं इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। क्योंकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इनको स्तरित सल्की एपिथेलियम
कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्तरित सल्की एपिथेलियम है, इसका जो है चित्र दिखाया गया है। इसके बाद में स्तंभाकार पक्षमापी एपिथेलियम, जहाँ शोषण और स्राव होता है, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहाँ लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं मौजूद होती हैं। इन्हें स्तंभाकार एपिथेलियम कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो है ये क्या है, स्तंभाकार एपिथेलियम या पक्षमापी भी कहते हैं इनको हम, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, या इसको हम पक्षमापी भी कहते हैं। श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक में पक्षमाप होते हैं और इसमें ये गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है। इन्हें पक्षमापी स्तंभाकार एपिथेलियम भी कहते हैं। इससे अगला है घनाकार एपिथेलियम ऊतक। जो घनाकार एपिथेलियम ऊतक है, यह वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्त्र का निर्माण करता है, जहां यह उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथि को कोशिका के रूप में अतिरिक्त विशेषता अर्जित करती हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की तरह सतह पर पदार्थों का स्राव करती हैं। कभी कभी इस ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा यह एक बहुकोशी ग्रंथि का निर्माण करता है। इसे ग्रंथिल एपिथेलियम भी कहते हैं। तो इसमें जो घनाकार एपिथेलियम ऊतक है, यहाँ पर जो है ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक का जो चित्र दिखाया गया है। इससे आगे है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्यों? इसका आंसर है क्योंकि यह शरीर के विभिन्न भागों या विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है। इसके तरल अधात्री भाग प्लाज्मा में विभिन्न रक्त कणिकाएं निलंबित करती हैं। रक्त के अवयव प्लाज्मा, रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। इसमें अगर प्लाज्मा में प्रोटीन नामक तथा हार्मोन भी पाए जाते हैं होते हैं। रक्त के कार्य हैं, यह गैस शरीर के पचे भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। इसके बाद में अस्थि ऊतक। अस्थि ऊतक में है, यह एक संयोजी ऊतक है। यह मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धंसी होती हैं। ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। जो अस्थियां होती हैं किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। आगे इसमें है अस्थि के कार्य। अस्थि के कार्य है, यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों को सहारा देता है। तो इसमें यहाँ पर यह शरीर के मुख्य अंग हैं, उनकी रक्षा भी करता है। और इसमें यहाँ पर जो आगे अस्थि बंधान तंतु, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिन्हें स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम स्नायु कहते हैं। तो इसमें यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। कैसा होता है? यह लचीला होता है और मजबूत होता है यहाँ पर। तो इसमें यहाँ पर एक बार हम ये चित्र हैं जो दिए गए हैं, संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखते हैं एक बार, और इसमें यहाँ पर संयोजी ऊतकों के प्रकार, सबसे पहले विभिन्न रक्त कणिकाएं हैं दिखाई गई हैं इसमें, और संहत अस्थि है, काचा उपास्थि है, वसा में ऊतक है और एरियोलर ऊतक है। इसमें यहाँ पर ये जो है दिखाई गई है विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं, जैसे हमने रक्त के बारे में पढ़ा था। फिर इससे अगला है, जैसे ये लाल रक्त कणिका है और इस तरह से है, ये चित्र हैं इसमें दिखाए गए हैं। स्नायु, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, इसे स्नायु कहते हैं। यह ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है। यह अस्थियों को आपस में जोड़ता है। इसके बाद में कंडरा ऊतक, यह संयोजी ऊतक है। यह अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है
मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक है। इसमें आगे है उपास्थि। यह एक संयोजी ऊतक है। उपास्थि क्या चीज़ है? एक संयोजी ऊतक है और इसमें कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। जो उपास्थि है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है और इसमें क्या है अभी कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं। यह अस्थियों को जोड़ों को चिकना बनाती हैं। उपास्थि जो है कान, नाक, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती हैं। इसमें आगे उपास्थि जो है नरम होती हैं। उपास्थि क्या होती हैं? नरम होती हैं तथा अस्थि क्या कठोर होती हैं। जो उपास्थि है और अस्थि है इसमें क्या अंतर है? उपास्थि क्या होती है? नरम होती हैं और अस्थि क्या होती है? कठोर होती हैं। इसलिए हम कान की जो उपास्थि है उनको मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की अस्थि को मोड़ नहीं सकते। एरियोलर संयोजी ऊतक। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। इसके क्या कार्य हैं? यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। वसामय ऊतक। वसामय ऊतक क्या है? वसा का संग्रह करने वाले ऊतक को वसामय ऊतक कहा जाता है। जो ऊतक वसा का संग्रह करता है उसको क्या कहा जाता है? वसामय ऊतक कहा जाता है। और इसमें यहाँ पर जो है यह त्वचा के नीचे कहाँ पाया जाता है? त्वचा के नीचे तथा आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। जो वसामय ऊतक है वो वसा के नीचे पाया जाता है और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। त्वचा के नीचे पाया जाता है वसामय ऊतक। कार्य वसा इकट्ठी होने के कारण यह उष्मा कुचालक का काम करता है। इससे आगे है पेशीय ऊतक। यह ऊतक शरीर की मांसपेशियों से बना होता है। लंबी कोशिकाओं धागे की तरह की संरचना से बना होने के कारण इसे पेशीय रेशा भी कहा जाता है। जो पेशीय ऊतक है इसको पेशीय रेशा भी कहा जाता है। और इसमें आगे है यहाँ पर पेशीय ऊतक के कार्य। पेशियों के संकुचन एवं प्रसार के कारण यह ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। जो पेशियां हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं शरीर की, उनमें संकुचन होता रहता है और प्रसार होता है जिसके कारण हम गति कर पाते हैं। संकुचन प्रोटीन या सिकुड़ने वाले प्रोटीन। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे संकुचन प्रोटीन कहते हैं। और जो पेशी ऊतक है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो है रेखित पेशी ऊतक, इनको ऐच्छिक पेशी ऊतक भी कहते हैं। दूसरा है अरेखित पेशी ऊतक, इसको अनैच्छिक पेशी ऊतक कहते हैं। और इस तीसरा है हृदय पेशी ऊतक। तो इसमें यहाँ पर जो है रेखित पेशी ऊतक है, रेखित पेशी ऊतक में क्या है? ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार गति करती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशियां भी कहा जाता है। जैसे हाथ और पैर की पेशियां। जो रेखित पेशी ऊतक आगे इसमें ये पेशियां अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती हैं तथा शरीर की गति में सहायक होती हैं, इसलिए इनको कंकाल पेशी भी कहा जाता है। तीसरा है सूक्ष्मदर्शी देखने पर ये हल्के तथा गहरे रंग की रेखाओं या धारियों की तरह दिखाई देती हैं, इन्हें रेखित पेशी भी कहा जाता है। इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर जो है निशान होते हैं रेखित पेशी ऊतक के, रेखियों के, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अभी धारियों के निशान होते हैं, इसलिए इसको रेखित पेशी भी कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पर जो है ये रेखित पेशी दिखाई गई है। इसमें ये क्या है? रेखित पेशी है। ये इनके ऊपर निशान दिखाए गए हैं, ये क्या है? रेखित पेशी का चित्र दिखाया गया है। इसमें केंद्रक होता है, ये धारियाँ इसमें दिखाई गई हैं। इससे अगला है इससे आगे है लंबी बेलनाकार शाखारहित और बहुनाभीय होती हैं। तो इसमें जो चौथा पॉइंट है, जो रेखित पेशियां हैं वो लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और बहुनाभीय होती हैं। इसके बाद अनैच्छिक या अरेखित पेशी। इन पेशियों की गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन आदि। इसलिए इन्हें चिकनी अथवा अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। ये लंबी तथा इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है। ये एक केंद्रकीय झिल्ली होती हैं, इन पर धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी भी कहा जाता है। तो इसमें
जो आरेखित पेशी है, चिकनी पेशी भी कहते हैं इनको, और इसके ऊपर क्या है, यहाँ इसमें चित्र दिखाया गया है। इसमें इसके अंदर क्या है, इसमें धारियाँ नहीं होती, इसलिए इनको आरेखित पेशी कहा जाता है, और इन्हें चिकनी पेशी भी कहा जाता है। इसमें इसका केंद्र दिखाया गया है, और ये पेशी कोशिका दिखाई गई यहाँ पर, तर्क रूपी कोशिका, इस तरह से। फिर आगे है हृदय की पेशियाँ। हृदय की पेशियाँ, ये पेशियाँ जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। जो हृदय की पेशियाँ हैं जीवन भर जो है लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। नंबर 2, इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डिक, हृदय या हृदयक भी कहा जाता है। ये बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्र की होती हैं। इससे आगे है तंत्रिका उत्तक। इस उत्तक की कोशिकाएं बहुत जल्दी उत्तेजित होती हैं। ये इस उत्तेजना को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका उत्तकों की बनी होती हैं। इससे आगे है इसमें न्यूरॉन। न्यूरॉन में है तंत्रिका उत्तकों की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। कोशिकाएं, यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है। इसमें केंद्रक, नाभिक तथा कोशिका द्रव्य होता है। यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है तथा इसमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। डेंड्राइट, कोशिका काय से लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। इन्हें डेंड्राइट या प्रवर्ध कहते हैं। ये अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करती हैं। एक्सान, प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध लंबा होता है, इसे एक्सान कहते हैं, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। यह संदेशों या संकेतों को अन्य न्यूरॉन या मांसपेशियों तक पहुंचाता है। एक्सान टर्मिनल, यह एक्सान का दूसरा सिरा होता है। यह दूसरे न्यूरॉन या कोशिकाओं के साथ में संबंध बनाता है। इसमें यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है। न्यूरॉन तंत्रिका जो है उत्तक की एक इकाई है, यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके जो है यहाँ पर ये कोशिका काय है, इसमें एक केंद्रक होता है और इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। इसमें ये प्रवर्ध होते हैं, महीन बालों जैसे होते हैं। इनको डेंड्राइट कहते हैं। एक डेंड्राइट बड़ा हो जाता है, इसको एक्सान कहते हैं, और इसमें तंत्रिकाक्ष दिखाए गए हैं और ये तंत्रिका अंत है। इससे आगे है न्यूरॉन के कार्य। इसमें न्यूरॉन के कार्य के अंदर है, न्यूरॉन बाहरी वातावरण से संकेत प्राप्त करके मस्तिष्क में भेजता है। यह मस्तिष्क से आदेश सभी अंगों तक पहुंचाता है। इसके बाद में आगे तीसरा पॉइंट है, यह विद्युत और रासायनिक संकेतों के द्वारा शरीर में जानकारी प्रसारित करता है। दूसरे न्यूरॉन को संकेतों द्वारा जानकारी देता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।